Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे 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 जय श्री कृष्ण गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग राधे 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय श्री राम राधे कृष्णा आ जाओ बाकी लोग भी आ जाओ राधे 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बाकी लोग आगे चलो आ जाओ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति उसमें दो पार्ट है एक तो हम पढ़ेंगे 2D अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं वो है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री फिर हम उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे 3D है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन थोड़ा सा डिफरेंस में समझाऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है फिलहाल सिर्फ आपसे टू डायमेंशन 2D शॉर्ट फॉर्म में हम इसको 2D और 3D बोलते हैं तो वही नाम ज्यादा है क्योंकि ठीक है बोलने में आसान होना चाहिए मतलब आपको समझ में आ जाए इससे बढ़िया क्या हो सकता है तो हम दो चीज पढ़ेंगे 2D और 3D ठीक है ना तो पहले 2D कंप्लीट करेंगे काफी लंबे टॉपिक हैं ये अपने आप में बहुत 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 बड़े टॉपिक है अगर सीनियर में कोई टॉपिक सबसे बड़ा है तो वो या तो समाकलन है और या फिर 2D है तो 2D और समाकलन अगर फिर भी कंपेयर करें तो 2D समाकलन से भी बड़ा हो जाता है 2D समाकलन से भी बड़ा हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर बहुत 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 सारी चीजें तो इस लिहाज से बड़ा टॉपिक होने की वजह से इंपॉर्टेंस भी थोड़ी ज्यादा रखता है कि पेपर में इसके सवाल भी थोड़े ज्यादा ही आते हैं क्योंकि जब टॉपिक इतना बड़ा है तो उसके साथ न्याय करने के लिए आपको सवाल भी थोड़े ठीक मात्रा में देने पड़ते हैं है ना टॉपिक जब बड़ा है तो सवाल भी फिर ज्यादा टॉपिक है तो सवाल भी थोड़े ठीक से ही आएंगे तो इस वजह से 2D ज्योमेट्री जो है ना वो बेस है दूसरा ये भी है कि अगर हम इसे एज ए टॉपिक भी ना देखें कि भाई पेपर की दृष्टि से टॉपिक है या ये देखें 2D ज्योमेट्री हर जगह काम आता है ये पूरी गणित के अंदर काम आता है कोई आपने कहीं भी कोई ब्रांच को पढ़ी है आप चाहे गणित की किसी चीज को पढ़ रहे हैं वहां पे आपको 2D ज्योमेट्री पक्का आ जाता है ना आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी 2D एक कोऑर्डिनेट की तरह दर्शाते हैं एक्स कोमा वाई जो एक्स प्लस आईटा वाई है उसको एक्स कोमा वाई के तौर पे दर्शाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो सब जगह ही काम आता है तो आप कोई और ब्रांच भी पढ़ लेंगे तो भी आप देखेंगे कि यूज यही हो रहा है 2D ज्योमेट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम आ रहा है तो ये कुछ वो ब्रांचेस है जिस ब्रांचों से आप किसी भी हाल में अधूरापन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यानी उनका अधूरापन आपके गणित को कमजोर करेगा उनका अधूरापन आपकी गणित को कमजोर करेगा जैसे मकान में सीमेंट होता है ईंटें होती है ये वो पार्ट है जो आपके घर में अगर आप और चीजों में पैसे बचा लीजिए अगर आपने सीमेंट में पैसे बचाए तो सीमेंट आपके हर टुकड़े में लगा हुआ है तो पूरे घर को कमजोर कर देगा वो है ना पूरे घर को कमजोर कर देगा जैसे ईंटें सेम ईंटों के साथ भी वही विज्ञान है आपने लाइटें खराब लगाई कोई बात नहीं आप लाइटें बाद में बदला सकते हैं चेंज करा सकते हैं
लेकिन सीमेंट चेंज नहीं हो सकता, ईंटें चेंज नहीं हो सकती, फिर तो घर ही जाएगा साथ में। तो वही कुछ ब्रांचेस जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति के साथ भी कुछ ऐसा ही विज्ञान है। त्रिकोणमिति को आप नहीं छोड़ सकते, त्रिकोणमिति हर जगह काम आती है। 2D ज्योमेट्री भी उसी में से वो चीज है जो हर जगह काम आती है। तो ये वो ब्रांचेज है जिनका बेहतर होना बहुत जरूरी है, बची हुई गणित के लिए भी। इनके लिए तो जरूरी है ही है कि भाई इस टॉपिक के हिसाब से तो इसका महत्व तो है ही है, बाकी और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से समझ में आए, इसमें इसका रोल भी वही जुड़ जाता है। जैसे अवकलन हो गया, है ना, समाकलन हो गया, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं। आज आपकी प्रायिकता बेहतर नहीं हुई, कोई बात नहीं, बेहतर नहीं हुई, प्रायिकता बिगड़ी है सिर्फ। प्रायिकता अगर खराब हुई है तो सिर्फ प्रायिकता खराब हुई है। अब आपका समाकलन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके अवकलन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके 2D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री किसी भी कॉलेज के टॉपिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ प्रायिकता खराब हुई तो सिर्फ प्रायिकता खराब हुई। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री खराब हुई तो आपकी गणित का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो गया, 2D ज्योमेट्री खराब हुई तो आपका गणित का बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिसका खराब होना बहुत बड़ा नुकसान है ना। जैसे सीमेंट वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर सीमेंट खराब हो गई तो आपका घर खराब हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने, बाकी आप चाहे कुछ भी कर लो, बाकी आप कितने अच्छे उसके अंदर फाउंटेन लगा लो, लाइटें लगा लो, कुछ भी लगवा लो, अगर सीमेंट कमजोर है तो वो घर कभी ना कभी तो जवाब देगा ही देगा। तो ये वो ब्रांचेस है, तो इन ब्रांचेस के साथ हम किसी भी प्रकार का कंपनसेट नहीं कर सकते या इनके साथ किसी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल इनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं इसके थोड़े से बेसिक समझाऊंगा। वैसे तो मैंने इससे लास्ट टाइम जब मैंने ये पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम जब कोर्स करवाया था, उसमें जब पढ़ाया था उसमें आप जरूर जाके देखिएगा, वहां मैंने इसके हिस्ट्री के बारे में चर्चा की है, इसके इतिहास के बारे में चर्चा की है कि कहाँ से ये आया था, कैसे हुआ था, किस तरीके से ये बना था और इसने क्या किया था, इसने क्या कमाल किया था, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो चीज आप वहां प्लीज वो लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि सेकंड टाइम जो भी कोर्स हो रहा है वो अलग थीम पे हो रहा है, फर्स्ट टाइम वाला अलग थीम पे था। अब ये नहीं कि 2D ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ाई है, द्विविमीय निर्देशांक ही पढ़ाया है वहां पे भी और यहाँ पे भी पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग था, अलग तरीके से अलग चीज पे फोकस करते हुए वो पढ़ाया गया था। और इस बार अलग चीज को फोकस करते हुए पढ़ाया जाएगा, इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा टेस्ट, पिछली बार का टेस्ट अलग था। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे पिज्जा होते हैं, 10 प्रकार के आते हैं, 20 प्रकार के आते हैं, 50 प्रकार के आते हैं, होता तो पिज्जा ही है, होता तो पिज्जा ही है, लेकिन सबके टेस्ट में फर्क होता है नहीं होता, होता नहीं होता। तो सेम वही बात है, तो खाली पिज्जा कहने से सेम नहीं हो जाता, टेस्ट भी फर्क होता है। तो सेम वही फर्क है, फर्स्ट टाइम अलग टेस्ट है, सेकंड टाइम का आपको अलग टेस्ट मिलेगा, और जब तुम थर्ड टाइम करेंगे तो इसका टेस्ट बदल चुका होगा, कुछ और नया ट्राई करके देखेंगे, कुछ नए तरीके से। हो सकता है कि इस बार हम चीज बर्गर बनाएं, इस बार हम कॉर्न वाला बनाएं, इस बार हम टमाटो वाला बनाएं, मैश टमाटो वाला बनाएं, या कोई और टाइप का बनाएं, बनाएंगे पिज्जा ही, लेकिन कुछ नए टेस्ट के साथ पिज्जा बनाएंगे। तो इस बार भी हम कोशिश यही करेंगे कि आपको नया प्रकार का पिज्जा मिले, जो लास्ट टाइम टेस्ट मिल चुका वो ना मिले, इस बार कुछ नया टेस्ट मिले। ठीक है, तो ये हमारी कथा कहानी रहेगी। तो प्लीज वो लेक्चर जरूर देखिएगा। इन लेक्चर्स का उन लेक्चर से कोई संबंध नहीं रहेगा, वहां पे अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस पे किया गया, वहां पे क्वेश्चन अलग थे, यहाँ पे क्वेश्चन अलग रहेंगे। जो भी वहां किया था अलग सवालों के साथ थ्योरी को समझा था, यहाँ पे अलग सवालों के साथ थ्योरी को समझेंगे, दोनों में ही डिफरेंस क्रिएट रहेगा। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या करने वाले हैं, हम शुरुआत करने वाले हैं एक बड़ी चीज से। बड़ी चीज क्या थी कि जब हम शुरुआती दौर में जाएं, है ना, थोड़ा सा हल्का सा हम इन चीजों के बारे में बात जरूर करेंगे कि जब हम शुरुआती दौर में देखते हैं तो ज्योमेट्री हमारे रग रग में बसा हुआ है, ज्योमेट्री हमारे रग रग में बसा हुआ है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें और छोटे बच्चे को अगर आप पेंसिल दें, कागज दें, तो वो कुछ ना कुछ कोरने लग जाता है। ये जो भी कहना बना रहा है, पता नहीं वो क्या बना रहा है, लेकिन वो जो भी बना रहा है वो कोई ना कोई कर्व है, कोई ना कोई वो डिजाइन है, कोई ना कोई वो आर्ट है, वो कुछ कला कर रहा है। वो सार बोलूं तो वो ज्योमेट्री कर रहा है, वो ज्योमेट्री कर रहा है। ठीक है, अगर आप ए बना रहे हैं तो वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर आप ए बनाते हैं, बी बनाते हैं, सी बनाते हैं, डी बनाते हैं, जेड तक बनाते हैं, 1 2 3 बनाते हैं, सबके सब ज्योमेट्रिकल शेप ही तो है। 1 क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप, 2 क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप, आपका कै ख ग घ ड़ ये क्या है, सब ज्योमेट्रिकल शेप है, सब ज्यामितीय चित्र तो है, सब ज्यामितीय चित्र है। यानी हमारी भाषा की जो लिपियां है, दुनिया भर की सभी भाषाओं की जो लिपियां हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल शेप्स है। सही है, इंसानों ने चूज किए, इंसानों ने चुने। हिंदी लोगों ने ये चुना कि ये वाले शेप को मैं कै का साउंड, उस शेप को कै के साउंड के साथ, है ना,
अटैच किया, थोड़े से बारीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम शुरुआत से देखें सभ्यता के क्रम को और वहां देखें तो क्या हुआ होगा। वहां ये हुआ होगा कि साउंड तो पहले हमारे पास था, लेकिन साउंड के लिए चित्र नहीं था। साउंड तो था, ऐसे नहीं कि आदमी, आज मेरा बेटा है उसको नहीं पता कि छोटा बच्चा जिसको क्या कहते नहीं भी आते हो तो भी वो बोलता है, पापा बोलता है, पै बोलता है वो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पै का चित्र क्या होता है। तो हमने क्या किया होगा सभ्यता के क्रम में, पहले हमारे पास सारे साउंड्स आ गए होंगे बातें करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, यानी जिसे बोली कहते हैं, हमारे बीच में बोली आ गई होगी, बोलने का तरीका आ गया होगा, वही विकसित हुई होगी और शायद 10,000 20,000 सालों तक यही चलता रहा होगा, बोली होगी। फिर लोगों को समझ में आया कि यार बोली को कैसे कागज पे कैसे उतारा जाए, कागज पे कैसे उतारा जाए, तो बोली से भाषा बनी होगी। भाषा वो जिसके पास लिपि होती है, पढ़ाया जाता है ना आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को, पढ़ाया भी जाता है कि बोली से भाषा बनती है जब लिपि होती है। लिपि क्या होता है? आपके द्वारा बोले गए साउंड को चित्र में डालना। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? साउंड तो आपके पास हमेशा से ही था, क्योंकि पहले साउंड आया होगा, फिर उसका प्रतीक आया होगा। प्रतीक मतलब एक चित्र आया होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कै कै कै, 10,000 सालों तक कै बोल रहा था, लेकिन फिर किसी बुद्धिजीवी ने इसको चित्र दे दिया कि भाई ये जो आप बोल रहे हो कै, ये वो कै है। फिर जो आप खे बोल रहे हो वो ये। यानी आपने क्या किया, अब गौर करने की बात है, बड़ी सुंदर चीज है, इसको पकड़िए बात को, कि हुआ क्या होगा कि एक ज्यामितीय चित्र चुना गया और एक साउंड चुना गया और दोनों को आपस में करेक्ट कर दिया और डन। एक, अब जब भी आप इसको देखते हो कै, इसको देखते हो कै, आता है। यही सबने किया, सबने यही किया, सबने। ये नहीं कि हमने ऐसा किया, नहीं, हिंदी में हमने कै को ये बोला, इंग्लिश वालों ने ये चित्र चूज किया, अंग्रेजी वालों ने ये चित्र चूज किया, किसी और भाषा वाले ने कोई और चित्र चूज किया। हर भाषा वाले, गौर पकड़िए बात को, हर भाषा वाले ने अपने साउंड के लिए एक ज्योमेट्रिकल शेप कनेक्ट किया और इस तरीके से भाषाएं तैयार होनी शुरू हो गई। साउंड वही थे, साउंड वही थे, उन साउंडों को, सब साउंडों को एक एक ज्योमेट्रिकल हिंदी भाषा वालों ने अपने हिसाब से दिए, बंगाली वालों को देखिए, बंगाली वालों ने भी दिए, सबने दिए, सबके पास अल्फाबेट्स है, सबके पास अल्फाबेट है। किस भाषा ऐसी है, अगर कोई भाषा है तो उसके पास अल्फाबेट ना हो, ऐसा होता है? नहीं, हर भाषा के पास अल्फाबेट है, चाहे वो स्पेनिश है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो रशियन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे उर्दू है, चाहे बंगाली है, चाहे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, किसी भी भाषा में जाइए, हर भाषा के पास साउंड से सिंबल का कनेक्शन है। अब लोग अलग थे भाई, अमेरिका में जो लोग रहते थे वो अलग थे, तो वो हमसे थोड़ी बंधे हुए थे कि इसी को हम कै बोलेंगे, इसी को कै का साउंड रखेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से चूज किया, उन्होंने अपना ज्योमेट्रिकल शेप चूज किया उस साउंड के लिए। स्पेन वालों ने अपना चूज किया, रशिया वालों ने अपना चूज किया, क्योंकि मानव सभ्यता अलग अलग भागों में बटी हुई थी, तो सबने अपने अपने चेंज कर लिया और वो आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग भाषाएं बन गई। यही हुआ, बात पकड़ में आई। अब बात पकड़ में आई, अब आप बात समझ रहे, सार क्या हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक सुंदर चीज हुई कि साउंड नाउ बिकम ए पर्टिकुलर सिंबल या ज्योमेट्रिकल शेप। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकल शेप, इसका मतलब ज्योमेट्री हमारे अंदर हमेशा से थी, ज्योमेट्री हमारे अंदर हमेशा से थी। आप शुरुआत के किसी भी शिलालेख को देखिए, शिलालेख पे जो भी आपको दिखेगा वो सब चित्रकारियां होंगी, यानी इंसान ने चित्र बनाना बहुत पहले से ही सीख लिया था। हाँ ठीक है, अब ये कहोगी पिकासो, पिकासो बाद में आएंगे, बहुत अच्छे चित्र शायद हो सकता है बाद में बने हो, लेकिन चित्र बनाने की प्रवृत्ति इंसान में बाय डिफॉल्ट सेट की हुई है। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर चित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मैंने कहा, एक छोटे बच्चे को कगड़ा न आए, चाहे और कुछ आए ना आए, वो कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, उसके हाथ कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, आड़ा टेढ़ा टेढ़ा बेड़ा कुछ भी हर आदमी के अंदर ये बाय डिफॉल्ट। इसके लिए कोई स्कूल नहीं जाना आपको, इसके लिए कोई स्कूल नहीं जाना, आप अपने हिसाब से हाथ घुमाते हैं, जैसा आपका दिमाग काम करता है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते रहते हैं। यानी ज्योमेट्री तो फिट है, पहले से ही डिफॉल्ट में सेट है हमारे अंदर। वो बेहतर होती रहती है, फिर धीरे 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 हम चीजों के साथ थोड़ा और अच्छे होते हैं, रिफाइन होते हैं, हम बेहतर चित्रकार बन जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अच्छी बुरी जैसी भी है हमारे अंदर सेट है।
तो ये है ज्योमेट्री जो हमारे अंदर सेट है। अब साउंड से ज्योमेट्री आ गई, यहां से हम यहां पहुंच गए और हमने कमाल ही किया। देखिए कमाल ही किया। अब आदमी अमर होने लग गया, आदमी के विचार अमर होने लग गए। जब हम इसमें आ गए तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ? देखिए साउंड मेरा तब तक ही आता रहता जब तक मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं तब तक ही मेरे अंदर साउंड आता रहेगा। अगर मैं मर गया तो फिर कैसे बचूंगा? फिर 1000 साल 2000 साल बाद अगर कोई मुझसे जानना चाहता है कि मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था, ये कैसे बचेगा? तो हमने एक कमाल कर दिया शेप देके। अब जो भी आदमी जो बोल रहा है वो उसको लिख सकता है, और लिखा हुआ हजारों सालों तक चल सकता है। लिखा हुआ, आदमी रहे ना रहे, लिखा हुआ तो बच जाएगा। आदमी रहे या ना रहे, लिखा हुआ तो बच जाएगा। वेद व्यास जी ने वेद कंपाइल किए थे। अगर वेद व्यास जी के आधार पर हम चलते रहते कि वेद व्यास जी को आते हैं, ठीक है, वो अपने पास है, लेकिन वो कभी तो जाते। आज नहीं तो लेट सवेर सही वो जाते। वो जाते तो वो उनके साथ ही चले जाते। लेकिन लिखने का इस वजह से वो चीजें बचनी शुरू हो गई। अब हमारे पास इतिहास बचना शुरू हो गया। इससे पहले जब तक हमारे पास साउंड था तो हमारे पास कोई इतिहास नहीं था, सिर्फ मुंह जवानी जो इतना था, जो बचा सो बचा, बाकी सब गायब हो गया। लेकिन जब से हमने लिखने का यहां से यहां पे हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ, हमने चीजों को स्थायी करना शुरू कर दिया, चीजें टिकना शुरू हो गई, बचनी शुरू हो गई, और आने वाली जनरेशन के लिए उपलब्ध होना शुरू हो गई। तो ये हो गया हमारा सेकंड कमाल कि हमने, अब ये कैसे हुआ, कहां से हमारे अंदर आई, ये बुद्धि कहां से आई, कैसे हमने बोली को भाषा में चेंज कर लिया। कमाल बात है, कैसे हमारी बोली भाषा कैसे बन गई, है ना? कैसे बोली जो है वो भाषा बन गई, ये कमाल की बात है। ये कैसे हमें आया? अब ये बहुत बड़े रोचक पर्सन है। कई पर्सन ऐसे हैं जो भूतकाल में हमारे पास खड़े हैं और उनके सही जवाब हमारे पास नहीं है कि कैसे हम इतने समझदार हो गए कि हमने बोली को भाषा में बदलना शुरू किया। कैसे किया हमने ये सब कुछ? और ये कोई सिर्फ बंगाल वालों ने नहीं किया, ये सबने किया। ये लगभग दुनिया में 10-15 हजार भाषाएं होती होंगी लगभग, ये 10,000 अलग अलग कबीलों ने ऐसा किया है। ये सेम चीजें थोड़ा सा नहीं करती। इसका मतलब है कि हम सबका दिमाग लगभग एक जैसा चलता है। हम बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, अमेरिका वाले अलग अलग लोग हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़े हुए नहीं है। फिर भी अमेरिका वालों ने लगभग वही किया है जो बंगाल वालों ने किया, वही किया है जो रशियन ने किया। तो ये क्या है? ये कुछ ये जो सिंक्रोनाइजेशन है पूरी दुनिया का, गौर करिए, पूरी दुनिया का ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये कैसे हुआ? जबकि दुनिया तो इंटरकनेक्टेड थी नहीं। मोबाइल इंटरनेट तो अब की बात है, पहले तो ये तो था ही नहीं। तो ये लोग कैसे पता चला कि बोली को भाषा बनानी है? इसका मतलब कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, हमारे अंदर सेट है। चुनने का छूट था कि भाई कै को आप क्या साउंड, क्या ज्योमेट्रिकल शेप क्या देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन सबके अंदर ये इच्छा जागी कि बोली को भाषा बनाए, मतलब साउंड को, ध्वनियों को अक्षर दें, शेप दें। ये सब सभ्यता में हुआ है, हर सभ्यता ने अपना ये काम करके गए और ये कमाल करके गए। ठीक है, तो ये हुआ पहला हिस्सा। तो विकास का, अब सोचिए कि विकास कितना बड़ा हुआ होगा। अब ये जो बड़ी बात है, इस बात को छोटा मत समझिए, ये बात बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे छोटे से कहानी आती है जो मैंने पहले भी शायद सुनाई है, दोबारा एक बार सुना देता हूँ। कि मान लीजिए एक जंगल में एक व्यक्ति गया, एक जंगल में एक साउंड से भाषा से, जब बोली से भाषा बन जाती है तो कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा वो देखिए। कि एक जंगल में एक व्यक्ति गया और उसने एक पेड़ देखा, उसपे बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। उसने वो फल तोड़े, खाए, और वो जहरीले थे। वो खाए और वो वहीं पे मर गया। ठीक है, फिर उसके कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति और गया जंगल में। उसने देखा अरे पेड़ बहुत सुंदर है, फल बहुत सुंदर है, उसने खाए, मर गया। फिर कुछ महीनों बाद फिर कोई एक व्यक्ति वहां गया, पेड़ से, पेड़ अच्छा था, सुंदर थे, फल अच्छे लग रहे थे, खाए, मर गया। चौथा मर गया, पांचवा मर गया। ये कब तक मरते रहेंगे? ये जब तक मरते रहेंगे जब तक उनमें से कोई एक व्यक्ति ये लिख के ना चला जाए कि ये फल जहरीले हैं। जब तक मरने वाले कोई भी एक व्यक्ति ये लिख के ना चला जाए कि ये फल जहरीले हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी जब तक लिखने का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि देखिए फल खाते वो मर जाएगा, वो वहां तक जाने लायक नहीं है कि वो जाके शहर को बता के आए कि ये फल जहरीले है। वो सिर्फ लिख के जा सकता था।
तो जब से हमने लिखना शुरू कर दिया तो हमने हमारे अनुभव लोगों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ बांटने शुरू कर दिए। ये जहर है, ये नुकसानदायक है, ये खराब है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो अनुभव है वो आगे भी जाने लग गया, मेरा अनुभव आगे भी जाने लग गया। मैंने जो चीजें गलत किया, जो सही की, वो अनुभव मैं लोगों के साथ बांटने लग गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को अब वो जहर ना खाना पड़े। एक जहर से एक मौत होगी तो होगी, बस अपने आप में पर्याप्त है। अब बाकी लोगों को उस जहर से खा के ना मरना पड़े, वो अनुभव काम आने लग गया। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ये जानकारियां अब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि हमने लिखना सीख लिया था। हमने लिखना सीख लिया था, और ये हुआ हमारा पहला सबसे बड़ा कमाल। समझ में आई बात कि कितना इंपॉर्टेंस है इस बात का, कि कैसे एक साउंड को अक्षर देने, यानी एक ज्यामिति का क्या रोल रहा होगा। और इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार सोचिए कि अगर ज्यामिति ना होती, अगर इंसानों के पास ज्यामिति ना होती, देखिए ज्यामिति जानवरों के पास नहीं है, इंसानों के पास ज्यामिति है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर या जो भी है, परमपिता परमात्मा या परमात्मा है, वो शायद ये बाय डिफॉल्ट इंसानों में ज्योमेट्री डाल के भेजते हैं। इसका मतलब ज्यामिति वो चीज है जो इंसानों को अलग करती है जानवरों के साथ, और जिससे वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए और इस ग्रह का अच्छे से दोहन कर पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ज्यामिति है। आज आप जो भी कर रहे हैं, आज मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सब क्या है? ये सब ज्यामिति तो है। अभी मैं जो कुछ भी इस पे लिखूंगा या जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? सब ज्यामिति तो है, सब कुछ ज्यामिति तो है। और इस ज्यामिति के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल किस लिए भेजते हैं? इसी के लिए तो, क्या सीख जाए बेटा, जो भी तेरे पास साउंड है, इन साउंड को लिखा कैसे जाता है। हमारे बच्चे को स्कूल इसीलिए भेजते हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसका शुरुआती स्कूल का क्या मकसद है? शुरुआती स्कूल का मकसद यही है कि आप बच्चों को साउंड्स को चित्रों के साथ कनेक्ट करवा दें। यही होता है, यही होता है। अगर आप स्कूल ना भेजें और घर पे उसको ना करवाएं तो क्या होगा? बच्चे के पास साउंड तो हमेशा ही रहेगा, पर चित्र नहीं होंगे। तो वो साउंड को चित्र से कनेक्ट करवाने के लिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, वो जो भी उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो साउंड इक्वल्स टू चित्र, वो कनेक्ट कर लेता है। और फिर बस वो भी उसी रास्ते पे चल पड़ता है, आगे से आगे ये बढ़ता रहता है। तो ये वो हमारा पहला हिस्सा। ये पहला हिस्सा होने के बाद में दूसरा हिस्सा आता है, जो आता है रेने देस्कारते। अब आगे बढ़ते हैं, मानव सभ्यता आगे बढ़ी। अब यहां तक तो हम पहुंच चुके थे, और यहां तक हमने जो किया था वो कमाल था। फिर आते हैं रेने देस्कारते, 1596 से लेकर 1650 तक। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, बड़ा कमाल का है, बहुत बहुत कमाल का चीजें अभी हम करने वाले हैं। 1596 से लेकर 1650, स्टॉकहोम स्वीडन। एक फिलोसोफर, और मैं हमेशा ही आपको कहता रहता हूँ कि ज्यादातर जो गणितज्ञ है, वो गणितज्ञ कम होते हैं, फिलोसोफर ज्यादा होते हैं। आइडियाज 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 आइडियाज, क्योंकि आइडियाज होते हैं एक्चुअली, क्या ये चीजें जो आप पढ़ते हैं ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये तो सिर्फ जो लिखा लिखाया है उसको समझने की बातें हैं। बाकी हम जो भी बातें करते हैं वो ऑल अबाउट आइडियाज, सब कुछ आइडियाज है। बस आइडियाज का ही खेल चल रहा होता है कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे काम आता है, ये कैसे जुड़ता है। तो ऑल अबाउट आइडियाज, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो वैसे कुछ टाइप का आइडियाज होते हैं, और आइडियाज पे डिस्कशन होता है। तो रेने देस्कारते जो है वो 1696 से 1596 से 1650 के बीच में होते हैं। बहुत गजब फिलोसोफर होते हैं, बहुत बहुत शानदार। इनके अचीवमेंट ढेर सारे हैं, सारे पेपर बातें नहीं करूंगा, कमाल के। वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर अगर इतिहास में उठाया जाए तो उनमें इनका नाम जरूर आएगा, रेने देस्कारते का। तो रेने देस्कारते का एक डायलॉग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस दौर में हम फिलोसॉफी का सबसे बड़ा चरम देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी का, उसमें रेने देस्कारते आते हैं। रेने देस्कारते ने पहली बार ये सवाल उठाया, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्या मैं सिर्फ मेरा नाम देस्कारते है, देस्कारते की जगह मेरा नाम अगर बिल गेट्स होता या कोई और नाम होता तो आज बिल गेट्स हो जाता। एक्चुअल में मैं कौन हूं, है ना। तो ये बहुत लंबे समय से बहस चलती है, जिसमें ढेर सारे फिलोसोफर आते हैं, और लगातार ये डिस्कशन चलता भी रहता है। ये एंडलेस डिस्कशन है, पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगा। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन एक्चुअली। तो ये एक बहुत 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 और सदियों का एक, क्योंकि यही वो सवाल है जो आखिरकार
फेस करता ही करता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कभी फेस करे, वो कभी ना कभी एक चीज को फेस करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए हूँ। ये कुछ फिलोसॉफी के सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको हर कोई अपने अपने तरीके से झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, और कोई भी इतना स्पष्टीकरण किसी के पास भी नहीं है कि एक्चुअली का इसका सही आंसर क्या है। और सदियों तक ये चलता रहेगा, शायद सदियों तक चलता ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इतना गहरा है ये सवाल कि इसके उत्तर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही मानी अभी तक। तो रेने देस्कार्ते ने एक लाइन है जो इनकी बहुत फेमस है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच पाता हूं इसलिए मैं हूं। तो ये बड़ा गहरा है ना, ये बड़ा गहरा है। आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं तभी हूं जब मैं सोच पाता हूं। अगर मैं सोचना बंद कर दूं, कौन अमित, कौन मेरे बच्चे, कौन मेरा परिवार, कौन सा मेरा घर, मैं सोच पा रहा हूं इसीलिए मैं सब कुछ हूं। अगर मेरी सोचने की ताकत खत्म हो जाए, कल मेरे सोचने की ताकत खत्म हो जाए तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। जब तक मेरे अंदर सोचने की ताकत है तब तक मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास ये सोचने की ताकत है कि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा सामान है, ये मैं हूं। अगर ये खत्म हो जाए, मेरे पास सोचने की ताकत खत्म हो जाए, अगर मैं, जैसे नॉर्मली कोई आदमी कोमा में चला जाता है या कोई आदमी ब्रेन डेड हो जाता है, फर्क पड़ता है उसके बाद में, खत्म, वो खत्म, वो कुछ नहीं है, वो तब तक है जब तक वो सोच पा रहा है। तो ये रेने देस्कार्ते का डायलॉग जो है ये बहुत लंबे समय तक चला कि भाई मैं सोच पाता हूँ इसलिए मैं हूँ। और इस पे बहुत काउंटर भी आए, बहुत सारे और भी अलग अलग फिलोसोफर ने कहा नहीं, ये अधूरा वाक्य है, ये पूरा नहीं है, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे। वो फिर बहस है, वो होना भी चाहिए, आइडियाज है वो टकराने भी चाहिए ताकि सही आइडिया तक पहुंच सके। और लगातार ये चलता रहा। रेने देस्कार्ते एक समय, अब यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है वो होती है कि ज्योमेट्री आ चुकी और हमारे पास अलजेब्रा आ चुका। अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब हमारे पास समीकरण आ चुकी कि राम जो है, राम की आयु श्याम की आयु से 3 साल बड़ी है, तो राम की आयु बराबर श्याम की आयु प्लस 3 साल। तो हमारे पास इस तरह का अलजेब्रा भी आ चुका। अलजेब्रा का मतलब होता है रिलेशंस आने लगे, समीकरण आने लगे, हमारे पास समीकरण आने लगे। ठीक है, जैसे राम की आयु को मैं अगर y मान लूं, श्याम की आयु को x मान लूं, तो y बराबर x+3। तो अलजेब्रा आ गया हमारे पास अल खैमानी के जरिए। अलजेब्रा हमारे मानव सभ्यता का एक पार्ट बन गया। अब अलजेब्रा हमारे पास है, अब ज्योमेट्री हमारे पास है, दोनों एकदम अलग अलग। क्योंकि अलजेब्रा बात करता है अज्ञातों की, ज्ञातों की। ये अज्ञात है, ये ज्ञात है, ये अज्ञात है, इसका पता नहीं है, ये निकालना है, और ये पता है। जैसे 3 है, 3 ज्ञात है, x अज्ञात है, y अज्ञात है। ये ज्ञात अज्ञातों के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में, कि ज्ञात का अज्ञात से क्या रिलेशन है, ज्ञात का अज्ञात से क्या रिलेशन है, ये इस तरह की बातें यहाँ पे होती थी। यहाँ समीकरणों की बातें होती थी, यू सरल भाषा में नंबर इक्वेशंस की बात होती थी। यहाँ पे चित्रों की बात होती थी, यहाँ पे चित्रों की बात हो रही है और यहाँ पे समीकरण। दोनों में अपनी अपनी खूबसूरतियां थी। चित्रों में तो अपनी खूबसूरतियां होती है क्योंकि नेचर हर चीज में चित्र बनाता है, प्रकृति हर चीज में चित्र बनाती है। और समीकरण हमारे द्वारा बनाया गया तरीका है जिसमें हम ज्ञात और अज्ञात को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, ज्ञात और अज्ञातों को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं और उन्हें एक बेहतर रूप में लिख पाते हैं, एक सुंदर रूप में उनको हम लिख पाते हैं, जिसको आराम से हल भी किया जा सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है और ढंग से समझा भी जा सकता है। चित्रों को समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसका बड़ा कारण क्या है, अगर आप पिकासो के किसी चित्र को देखिए, मैं देखूंगा मुझे वो चित्र कुछ और दिखाई देगा, किसी और को वो कुछ और दिखाई देगा, क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग है। अब हमारे अनुभव अलग अलग है तो वही चित्र में मुझे हो सकता है कि कोई हंसता हुआ व्यक्ति नजर आए, किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पे एक रोता हुआ व्यक्ति नजर आए, किसी और को वहां कुछ और नजर आए, क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग है ना। हमारे अनुभव अलग अलग होने की वजह से हम चित्रों को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है ज्योमेट्री में, कि ज्योमेट्री के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं। तो बेहतर है हम इसे एक मायने दें, ताकि किसी व्यक्ति से ये ना बदले, कोई व्यक्ति भी उसको देखे तो वो एक ही हो। जैसे अभी समीकरण है, इस समीकरण में आपके अनुभव कोई काम नहीं करेंगे। y बराबर x+3, y बराबर x+3, आपके अनुभवों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बीजगणित के पास अपनी खूबसूरतियां थी, अपनी शानदार चीजें थी, ज्यामिति के पास अपनी चीजें थी। तो अब बड़ा पार्ट ये था कि क्या ज्यामिति
और बीजगणित को एक किया जा सकता है, क्योंकि अगर दो अलग अलग चीजों को एक कर दिया जाए तो आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, है ना। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी तो उन्होंने दोनों ने अपनी इज्जत रख ली। इवन बीजेपी को बहुत जबरदस्त फाइट दी है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि जब आप दो चीजें मिल जाते हैं तो एक से भले दो कहा जाता है, एक से भले दो। जब दो मिल गए तो आपस में आपने रिसोर्सेज को शेयर किया, कुछ नुकसान तो होंगे लेकिन कुछ रिसोर्सेज आपने शेयर कर दिए एक दूसरे के प्रति, तो मदद मिल गई, आपकी ताकत बढ़ गई। तो यही है कि क्या ज्योमेट्री को अलजेब्रा और अलजेब्रा को ज्योमेट्री बनाया जा सकता है? क्या ये दोनों ब्रांचेज एक हो सकती है? ज्योमेट्री में याद रखिए चित्र होते हैं, उसमें समीकरण होते हैं। क्या चित्रों को समीकरण और समीकरण को चित्र बनाया जा सकता है? चित्र इक्वल्स टू समीकरण, समीकरण इक्वल्स टू चित्र। अब हम जो चाहते हैं वो ये है, हम चाहते हैं ज्योमेट्री बिकम्स अलजेब्रा और अलजेब्रा बिकम्स ज्योमेट्री। मतलब समीकरण का चित्र बन जाए और चित्र की समीकरण बन जाए। हाओ कमाल है, ये जबरदस्त है। चित्र का समीकरण बन जाए, समीकरण की चित्र बन जाए, हम ये चाहते हैं। अब ये चीज अगर हो गई तो हम ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रख लेंगे, एक बहुत बड़ा कदम मानव सभ्यता का, ये बहुत बड़ा कदम होगा। ये उतना ही बड़ा कदम होगा जितना आग का आविष्कार या पहिए का आविष्कार होगा। आप चित्रों को समीकरण और समीकरणों को चित्र में डालने वाले, यानी हर चित्र का एक समीकरण होगा और हर समीकरण का एक चित्र होगा। और ऐसा होगा कैसे? डिपेंडेंट होगा कैसे? होगा कैसे? इसी बात को लेके मामला लंबे समय तक चलता रहा। और इसमें जो मैंने बताया, रेने देस्कारते आते हैं, एक दिन अपने कमरे में रेने बैठे थे। और एक मक्खी या बेकेरियो बेरो को नहीं एग्जैक्टली तो, लेकिन ये कहानी है कि एक फ्लीज जो उड़ रहा था उसको देखा, मतलब वो कोई भी हो सके, टांटियो भी हो सके, है ना। क्योंकि बठा टांटियो कौन बोले जना आपने, टांटियो हो सके, टांटियो है और बठा हुआ नहीं हुआ टांटिया भी मेरे को नहीं। मधुमक्खी हो सके, मक्खी हो सके। तो रहने देश काटते एक मक्खी को कमरे में चलते हुए देख रहे थे, शांत थे एकदम, और उन्हें वो मक्खी देख रहे थे। तो उन्होंने गौर किया, यार ये मक्खी चल रही है, पथ बना रही है, ये मक्खी किसी टाइम पर कहाँ है, क्या इसको बताया जा सकता है? तो उन्होंने मक्खी को लगातार देखा, क्योंकि आइडियाज अचानक ही आते हैं। आइडियाज अचानक अचानक दिमाग में बम फूटा कि यार ये जो खड़ा है जहां मैं बैठा हूँ वहां से ये मक्खी चाहे कहीं पहुंच जाए, मैं ये बता सकता हूँ कि ये मक्खी कहाँ है। और इसको ये कहाँ है ये बताने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस कमरे में ये मक्खी कहाँ है ये बताने के लिए, उस समय 2D आया था क्योंकि 3D की बात नहीं हुई थी उसमें। अभी इसको 3D के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि कमरे में, तो उन्होंने कहा कि मक्खी, या मान लिया फर्श पे बैठी है, तो फर्श पे बैठी, तो फर्श पे मक्खी कहाँ बैठी है, मैं इस तक दो चीजों से पहुंच सकता हूँ, एक तो क्षैतिज दूरी और एक ऊर्ध्वाधर दूरी, या एक क्षैतिज वाली और एक ये वाली दूरी। तो ये दो दूरियां बताकर मैं इस तक पहुंच सकता हूँ, है ना। ये मान लीजिए कमरे का फर्श है, यहां पर रहने मान लो देस्कारते यहां बैठे, मक्खी इस कमरे में कहीं चली जाए, मक्खी इस कमरे में कहीं भी हो, सिर्फ दो चीजों से बताया जा सकता है कि मक्खी के पास मैं कैसे पहुंचूंगा। किसी भी मक्खी के पास मैं कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए सिर्फ मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी मक्खी चाहे कहीं भी हो, मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी। किसी पे भी आ जाओ, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। मक्खी चाहे कहीं भी बैठी हो, मैं दो दूरी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से मैं उसके पास पहुंच सकता हूं। सिर्फ दो से मैं इस पूरी, तो ये सिर्फ मक्खी का आइडिया नहीं था। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका मतलब बता सकते हैं कि फर्श पे कोई भी चीज कहाँ रखी हुई है उसकी जगह बताने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो क्षैतिज दूरी, एक ऊर्ध्वाधर दूरी। ये दो दूरियां बताकर आप कमरे के अंदर किसी भी जगह पे कुछ भी पड़ा है आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पड़ा है। अभी आइडिया हो गया कमाल, ये कमाल हो गया, इसने बम फोड़ दिया। और एक फैब्रिक बन गया जिसे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम ने हर चित्र को अलजेब्रा बना दिया और अलजेब्रा को ज्योमेट्री बना दिया।
ज्योमेट्री को अलजेब्रा बना दिया, अलजेब्रा को ज्योमेट्री बना दिया, इस आइडिया ने। ज्योमेट्री अलजेब्रा, अलजेब्रा ज्योमेट्री। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? देखो ये ऐसे हुआ, ये आपका रहा सर्किल, ठीक है। सर्किल को अगर ध्यान से देखें तो सर्किल, पूरा सर्किल पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ये बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। ये डॉट 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 करके पूरा बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, और हर बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होगा, हर बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होगा। निर्देशांक का मतलब क्षैतिज दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी। हर बिंदु का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी होगी। जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोई तो नंबर होगा, मान लो 2 3 है फॉर एग्जांपल, ये 2 3 है। इस पॉइंट पे गए, इसको पता किया, मान लीजिए ये आ गया 2 1, मान लो ये, मान लो कुछ और हो गया 1 2 हो गया। तो हर पॉइंट का कोई ना कोई एक्स वाई है, हर पॉइंट का, हर पॉइंट के दो मान, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए दो मान बताएंगे। फिर हमने क्या किया, फिर अगर हम देखें कि ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो मान है, ये दो मान भी ऐसे वैसे नहीं है, इनमें भी आपस में रिलेशन है, इन दोनों मानों में भी आपस में रिलेशन है। तो यार ये मतलब ये फिर एक कदम बड़ा हो गया कि ये सिर्फ दो मान ऐसे नहीं आ रहे, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं आ रहे। सर्कल के केस में, या परवलय के केस में, या रेखा के केस में, हर किसी केस में इन एक्स और वाई में, एक्स किसे बोल रहा हूँ, क्षैतिज दूरी को एक्स बोल रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर दूरी को वाई बोल रहा हूँ, इन एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, कोई खास रिलेशन है जिसको ये पूरा कर रहे हैं। यहां भी जितने भी पॉइंट है, ध्यान से सुने इस बात को, गहरी बात, काम की बात, यहां पे जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट के दो मान होंगे, ये तो आप जानते हैं। हर पॉइंट के दो मान होंगे, पहला मान कोमा दूसरा मान, हर पॉइंट के। ये तो मैंने कुछ 5 10 15 बनाए, ये करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, अनंत है। लेकिन अनंत होने के बावजूद भी, ये चाहे कुछ भी हूं, ये जो दो एक्स वाई है ना, इन दोनों में आपस में रिलेशन है, ये कनेक्टेड है। कैसे? अगर आप मुझे एक्स बता दोगे तो मैं आपको वाई बता दूंगा, या मुझे आप वाई बता दोगे तो मैं एक्स बता दूंगा, ये आपस में रिलेटेड है। और जो इक्वेशन इनको रिलेट करती है, कोई तो इक्वेशन होगी जो इनको रिलेट करती होगी। मान लो ये वो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी इस वक्र की इक्वेशन ये हो गई, यानी वक्र नाव इक्वेशन। ये बात समझो, ये है कमाल की बात। और बोले यार तो बम फोड़ दियो, वो तो खतरनाक चीज कर दी, मतलब कल्पना करके देखो कि हमने क्या कर दिया, मजाक मजाक में क्या कर दियो आप, मजाक मजाक में गजब कर दियो आप, कमाल कर दियो कि ये जो एक्स वाई होते हैं, देखिए इस केस में अलग एक्स वाई का बीच का रिलेशन अलग होगा। और एक चीज और देखने को मिली, जब आप रेखा पे जाएंगे उसके लिए कुछ और होगा, उसके लिए एक्स वाई का रिलेशन कुछ और होगा। पॉइंट तो सब में ही होंगे, पॉइंट तो सब में ही होंगे, चाहे रेखा हो, चाहे वृत्त हो, चाहे परवलय हो, कोई भी शेप क्यों ना हो, हर शेप में एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, हर बार एक रिलेशन है, और खास रिलेशन है। जो रिलेशन इसमें है, यहां कुछ और मिलेगा, और आकृति में कुछ और मिलेगा, और आकृति में कुछ और मिलेगा, और आकृति में कुछ और मिलेगा। यानी हर शेप में आपके जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बीच में एक खास रिलेशन है, एक शानदार रिलेशन है। अब यही तो हमें परेशान करता है, ओके हो रही है, वो हो रही है। अब तो दिमाग अपना मायने कठू आ गयो। अगर मैं कोई भी आड़ी टेढ़ी आकृति बनाऊं, ये जो भी आकृति है, इस आकृति के किसी भी पॉइंट पे जाइए, इसके एक्स और वाई में रिलेशन होगा, और एक नया रिलेशन होगा। मतलब इस का जो भी इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन बस इसी की आएगी, किसी और की इक्वेशन नहीं आएगी। यानी जैसे हर शेप अलग होता है, हर चित्र अलग होता है, वैसे उसकी इक्वेशन भी अलग होती है। वाह, मतलब वैसा हो गया जैसे व्यक्ति आधार कार्ड, आधार कार्ड व्यक्ति, हर व्यक्ति का आधार कार्ड एक, आधार कार्ड का एक व्यक्ति, कनेक्ट हो गया।
यानी इक्वेशन, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है और हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। यानी अगर ग्राफ है तो उसकी इक्वेशन फिक्स होगी और इक्वेशन का एक ग्राफ होगा। हर इक्वेशन की एक ग्राफ होगा, ग्राफ की एक इक्वेशन होगी। मतलब आधार कार्ड दे दिया, जैसे जैसे आप लोगों ने आधार कार्ड दे दिया, जैसे आपने हर चित्र को एक आधार कार्ड दे दिया, भाई ये चित्र अपना आधार कार्ड बनवा लो, ये चित्र अपना आधार कार्ड बनवा लो, इस तरीके से। तो ये जो चीज थी, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब हमें चित्रों से काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम समीकरणों से काम करेंगे। हम समीकरणों से काम करेंगे, समीकरण में सारी डिटेल है, समीकरण में सारी डिटेल है, सारी डिटेल समीकरण के अंदर है। अब आपको चित्र से माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो भी माथापच्ची करनी है वो समीकरण से करनी है। समीकरण आपको सब कुछ बताएगी, सब कुछ, जो भी उसमें आड़ा टेढ़ा तिरछा, जो भी पन उसके अंदर है, जैसा भी उसके अंदर है, वो सारी बातें ये बता देगी। और हम माहिर भी है, इसे पढ़ने में हम माहिर भी है, क्योंकि एक तो इतने बड़े व्रत को लेके जाना बजाय इस छोटी सी समीकरण को लेके जाना, ये पोर्टेबल भी है, आसानी से कहीं ले जा भी सकते हो, कहीं यूज भी कर सकते हो। और ये अपने आप में अनंत बिंदुओं का संगम है, इसमें अनंत बिंदु है, इसमें आपके अनंत बिंदु है जो कवर होते हैं सर्कल के। समीकरण एक है, बिंदु अनंत है, सही है गलत है? इसको संतुष्ट करने वाला हर बिंदु इस व्रत के ऊपर होगा, और जो संतुष्ट करेगा वही व्रत के ऊपर होगा। जो संतुष्ट नहीं करेगा इसका मतलब व्रत में नहीं है, या तो व्रत के अंदर है या बाहर है, व्रत के ऊपर तो नहीं है। व्रत के समीकरण उसी को संतुष्ट करवाएगा जो उसके ऊपर होगा। तो इतना कमाल आइडिया आ गया अचानक ही बैठे बैठे, और हम बन गए अलग ही लेवल पे, और हम आ गए ज्योमेट्री और ये ब्रांच दोनों मिलकर एक बन गई, और बन गई अलजेब्रिक ज्योमेट्री। बताइए, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, क्योंकि अब ना ज्योमेट्री रही और ना अलजेब्रा रहा, दोनों मिक्स होकर दोनों एक बन गए, है ना? दोनों का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होकर सिंगल बन गई, जिसको अलजेब्रिक ज्योमेट्री कहते हैं। और अब इसी में हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारे लिए आकृतियां और समीकरण अलग अलग नहीं है, आकृति मतलब समीकरण, समीकरण मतलब आकृति, और ये दोनों एक बन गए। अभी बात समझ में आई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमने क्या किया, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना कमाल का आइडिया है, क्यों इसने दुनिया को यूं बदल डाला। ठीक है, अभी आपको ये चीजें थोड़ी सी अभी इसलिए नहीं समझ, है ना? देखो, कोई भी चीज की गहराई तब समझ में आती है जब आप पहले से उस समझ, है ना? अगर मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में कितना पानी ठहरेगा, जितना एक गिलास का आयतन है। एक लोटे में पानी थोड़ा ज्यादा ठहरेगा, एक जग में थोड़ा और ज्यादा, एक मटके में और ज्यादा, टब में और ज्यादा। तो दिक्कत क्या है? धारिता की, धारिता की समस्या है। तो अभी आप इस चीज के अगर महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं थोड़ी सी धारिता में प्रॉब्लम है। जैसे आपकी धारिता बढ़ेगी, आप इसकी गहराई को और समझ पाएंगे कि ये चीज कितनी बड़ी है, ये चीज कितनी कितनी बड़ी है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। क्योंकि ये जो आप जो भी देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप समझिए कि शायद ये प्रकृति का एक रूल है। प्रकृति कह रही है कि हर चित्र, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, अगर गौर करो तो। इसीलिए मैथ्स को लेकर बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है कि मैथ्स जो है वो इन्वेंटेड है या डिस्कवर्ड है। इन्वेंटेड का मतलब होता है आपने बनाई है, पहले कुछ नहीं था। डिस्कवरी का मतलब है वो पहले से ही था, आपने सिर्फ खोजा है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपने नहीं बनाई, ग्रेविटी पहले से ही थी, आपने सिर्फ खोजी है। सोना है, वो आपने डिस्कवर किया है, सोना पहले से ही था, आपने उसको डिस्कवर किया है। ठीक है। इन्वेंटेड वो होता है जो आप बनाते हैं, जैसे पंखा है, पंखा पहले नहीं था, धरती में से सीधा पंखा नहीं आया, आपने बनाया, वो इन्वेंटेड है। लाइट इन्वेंटेड है। ये चीजें जो आपने बनाई है वो इन्वेंटेड है। अब मैथ्स को लेकर कंफ्यूजन है कि मैथ्स क्या है, डिस्कवर्ड है या इन्वेंटेड है, डिस्कवर्ड है या इन्वेंटेड है। अगर हम मानते हैं कि डिस्कवर्ड है, इसका मतलब मैथ्स पहले से थी। जब मैथ्स पहले से ही थी तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ था, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ था, कहाँ था कोऑर्डिनेट सिस्टम? कौन से पहाड़ों के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम छुपा पड़ा था, कौन सी गुफा में कोऑर्डिनेट सिस्टम था? बोले कहीं नहीं था। तो फिर तो ये तो इन्वेंटेड हुआ ना, ये तो हमारा इन्वेंटेड हुआ। तो मैथ्स तो इन्वेंटेड हुई। अच्छा चलो, इन्वेंटेड थी, माना कि मैथ्स इन्वेंटेड थी। मैथ्स अगर इन्वेंटेड थी तो
आपने 2D ज्योमेट्री बनाई, इसका चित्रों के साथ संबंध कैसे आ गया? ये तो आपने नहीं बनाया ना, ये तो आपने नहीं बनाया, ये तो पहले से ही था, ये तो पहले से ही था, आपने नहीं बनाया, आपने तो सिर्फ इन्वेंट क्या किया? 2D ज्योमेट्री। अब 2D ज्योमेट्री आपने बनाई, आप कई चीजें बना सकते हैं। कई चीजें बनाने का मतलब नहीं कि वो चीजें दूसरी चीजों से जुड़ जाए, वो जुड़ेंगी तभी जब उनके बीच में पहले से ही कनेक्शन था, पहले से ही उनके बीच में कनेक्शन था तो ही बनेगी। अगर पहले से कनेक्शन नहीं था तो कनेक्शन थोड़ी बनाया आपने, आपने तो चीज बनाई है, आपने 2D ज्योमेट्री बनाई है, ये इन्वेंटेड है, ये इन्वेंटेड है 2D ज्योमेट्री आपने बनाई। लेकिन 2D ज्योमेट्री का ज्योमेट्री के साथ ये कनेक्शन, ये तो आपने नहीं बनाया ना, ये इसका मतलब तो पहले से थे, कनेक्शन तो पहले से ही थे, हम कनेक्शन नहीं बना रहे, कनेक्शन तो पहले ही बने पड़े हैं, तो इसका मतलब ये डिस्कवर्ड है। तो अब ये डिस्कवर्ड है या इन्वेंटेड है, इसको लेके बड़े बहस है, बहुत लंबे बहस इस बात को लेकर है कि मैथ को क्या माना जाए। क्योंकि देखिए, बना तो मैं बहुत सारी चीजें सकता हूं, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ जाएगी नहीं, प्रकृति मेरा कहना थोड़ी मानती है कि मैंने कुछ बना दिया तो प्रकृति, मान लीजिए मैंने कोई कागज लिया, पेंसिल ली और मैंने एक डायग्राम बना दिया और मैंने कहा प्रकृति से जाओ बिजली पैदा करो, तो क्या बिजली पैदा हो जाएगी उससे? मैं कागज पे कुछ बना दूं, कहूं बिजली पैदा करो, तो कर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वही चीज बनाऊंगा जो प्रकृति पे सेट होगी तो ही, इसका मतलब पहले से कनेक्शन होनी चाहिए, जो भी मैं खोजूं उसका कनेक्शन पहले से होना चाहिए। आपने पंखा बनाया तो आपने बिजली के साथ पहले से उनका कनेक्शन था, पहले से ही मैकेनिकल जो है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ये नियम पहले ही था, फिर आपने इस नियम का यूज करते हुए पंखा बनाया। आप नियम नहीं बना सकते, आप नियम नहीं, आप ये नहीं बना सकते कि विद्युत ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा आपस में कन्वर्ट हो सकती है, ये आपने नहीं बनाया, ये पहले से प्रकृति पे था। आपने तो इस नियम का यूज करते हुए पंखा बनाया, पंखा आपका है, नियम पहले से ही था, तो उस नियम को आपने समझा और उस पर पंखा बना लिया। ये इस तरीके का रूपरेखा यहाँ पे, कुछ इन्वेंटेड कुछ डिस्कवर्ड, और इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड दोनों है, इसका मतलब गणित प्रकृति में है, गणित प्रकृति में है और गणित हम में भी है, हम खोज पा रहे हैं गणित हम में भी है, और हमारी गणित को प्रकृति मान रही है, इसका मतलब प्रकृति में भी गणित है। तो इसका मतलब कुछ जो हमारा बेसिक कनेक्शन है प्रकृति के साथ वो है गणित। गणित और प्रकृति, अगर हमें कोई चीज प्रकृति के साथ जोड़ रही है तो वो गणित है। सोचिए, अगर गणित ना होती, मैंने गणित बनाई, प्रकृति बाध्य थोड़ी है मानने के लिए, प्रकृति नहीं मानती, बोले मैं कौन मानू? हो सकता था, प्रकृति मान क्यों रही है? प्रकृति मान इस रही है कि प्रकृति में भी गणित है, मेरे अंदर भी गणित है, और हम दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से जो चीज दोनों के पास थी वो कनेक्ट हो गई। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों कहा जाता है, क्यों जो बड़े बड़े फिलोसोफर है वो कहते हैं कि ये दुनिया गणितीय दुनिया है, ये मैथमेटिकल वर्ल्ड है, क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि हम तो गणित में खोजते रहते हैं, क्योंकि गणित हमारे रम रम में बसी हुई है, और कण कण में हम गणित को जानते हैं, हम गणित को मानते हैं, प्रकृति तो बाध्य नहीं है ना मानने के लिए। मैं तो बहुत सी चीजें करता रहता हूँ, प्रकृति थोड़ी मानती है, मैं तो ऊपर छत से जाके कूद जाऊंगा कि सुपरमैन बन गया, लेकिन प्रकृति तो नहीं मानेगी, प्रकृति सीधा धम नीचे लाएगी मुझे। अगर मैं, प्रकृति देखो मेरे साथ बाध्य नहीं है, मैं ऊपर छत पे जाके सुपरमैन बनने की कोशिश करूंगा, कूदूंगा, तो सीधा प्रकृति कहेगी अच्छा आ नीचे धूम। तो इसका मतलब दोनों बातें तभी सेट बैठेगी जब मैं और प्रकृति दोनों एक पर एग्री होंगे, तभी सब सही होगा। यानी मैंने ऊपर जाके उड़ने का तरीका अपनाया जो प्रकृति से मैच करता होगा, तो मैं बच जाऊंगा, तब तो मैं उड़ पाऊंगा, और अगर प्रकृति के खिलाफ गया तो सीधो बढ़ाम से नीचे। तो इसका मतलब प्रकृति का विरोध नहीं कर सकता, मुझे प्रकृति के साथ मैच करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर मेरी गणित प्रकृति के साथ मैच हो रही है, इसका मतलब गणित हम दोनों में है, हम दोनों में गणित है जो हम दोनों को अटैच करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कितनी गहराई तक पहुंच गए होंगे, डेप्थ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों गणित इतनी खास है, क्यों गणित हम लोग इतनी गहराई तक इसको पढ़ते हैं, और क्यों इतना इसमें कमाल कमाल की चीजें हैं, है ना। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना हो जाएगा कि आज का लेक्चर हिस्ट्री लेक्चर हो गया, है ना, पूरा लेक्चर हिस्ट्री का लेक्चर हो गया। तो बहुत चीजें हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जरूरी भी, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने तकदीर वाले लोग हैं जिनको इतना शानदार मौका हमें मिला है एज ए मैथ्स स्टूडेंट। देखिए, सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं,
है ना। जीवन को जानने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम जैसे हमारे वेदों पुराणों को देखिए, हिंदू धर्म को देखिए और बाकी धर्मों को भी देखिए, सब में अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। कोई कर्म के जरिए सत्य की प्राप्ति कर रहा है ना, कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, सेवा भाव कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, ट्रस्ट खुले पड़े हैं, वो लोग अपने जरिए से सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। कोई भक्ति मार्ग है, कोई भगवान का नाम ही ले रहा है, ईश्वर का नाम ही ले रहा है, परमात्मा को मान रहा है, कोई उस तरीके से जा रहा है, कोई योग के जरिए जा रहा है, कोई योग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, पहाड़ों पे बैठा है ठंड में, वहां योग कर रहा है। तो अलग अलग माध्यम है इन सबके, ये अलग अलग माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने के। ठीक है, एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग। इन 4 मार्ग बताए गए, इन 4 मार्ग में एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग। और हम जो लोग हैं हम ज्ञान मार्ग वाले लोग हैं। हम भक्ति नहीं कर सकते, हम बैठ के माला नहीं जप सकते, हम पाठ पूजा नहीं कर सकते, हम पहाड़ों पे जाके योग नहीं कर सकते, हम उसके लिए भी नहीं बने। हम कर्म के लिए भी नहीं बने कि हमारे पास भगवान ने इतना कुछ दिया भी नहीं है कि हम जाके सेवा भावी बन जाएं, लोगों की सेवा कर दें, वो भी हमसे नहीं होगा। तो हमारे 3 मार्ग तो पहले से ही बंद है। लेकिन हमारा एक मार्ग, भाग्य से हमारा एक मार्ग खुला है, वो है ज्ञान मार्ग। तो गणित जो है वो हमारा वो मार्ग है जिसके जरिए हम सत्य की प्राप्ति करें। देखो सब अपने अपने तरीके से, कोई गलत नहीं है, कोई पूर्णतः सही नहीं है, हर कोई अपने अपने मार्ग को चुन रहा है। भक्ति वाला भक्ति के जरिए चुन रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि भक्ति वाला ज्ञान वाले को बता रहा है कि इधर आ जा, वो थोड़ा गड़बड़ है, वो गलत है। भक्ति वाला ज्ञान वाले को कह रहा है इधर आ, इस राह पे आ, इस रास्ते में तो बस माला जप, भगवान मिल जी कौन मिले, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति है, उसको ज्ञान से ही प्राप्ति होगी। हर कोई अपना अपना है। बुद्ध ने भक्ति नहीं की थी, बुद्ध ने भक्ति नहीं की थी, भक्ति मार्ग को नहीं चुना, बुद्ध ने भक्ति मार्ग को नहीं चुना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई भक्ति मार्ग को चुने। दयानंद सरस्वती ने योग मार्ग को चुना, किसी ने कर्म मार्ग को चुना, विवेकानंद को देख लीजिए, उन्होंने कर्म मार्ग को चुना। तो किसने कर्म को चुना, किसी ने भक्ति मार्ग को चुना, किसी ने योग मार्ग को चुना, और कोई ज्ञान मार्ग को चुनेगा। हम लोग वो है जो ज्ञान मार्ग को चुनते। हम लोगों ने ज्ञान को चुना कि हम ज्ञान के जरिए ईश्वर को प्राप्त करेंगे, सत्य की प्राप्ति करेंगे। तो आज हम सत्य प्राप्त कर ही रहे। आज जो मैंने आपको बताया कि ये सत्य नहीं, तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के जरिए आप सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इसी मार्ग पर खुश हैं। ठीक है, तो आ जाओ, हम 2D ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं। जो जो हम पढ़ने वाले हैं, सिलेबस हमारा क्या कहता है। टू डी ज्योमेट्री सिलेबस को पकड़ते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु। एक निर्देशी तंत्र में बिंदु क्या होता है। ठीक है, जब बिंदु चलना शुरू कर दे तो वो एक पथ बनाता है जिसको बिंदु पथ कहते हैं। फिर उसकी चर्चा करेंगे। बिंदु पथ, लोकस, बिंदु बनेगा। पहले तो बिंदु का स्टडी करेंगे कि बिंदु क्या है, फिर बिंदु से आएंगे बिंदु पथ के ऊपर कि बिंदु जब चलना शुरू कर दे तो कुछ तो बनाएगा। आज मैं चलूंगा तो कोई तो मार्ग बनेगा, कोई रास्ता तो बनेगा ना मेरे चलने से, कोई पथ तो बनेगा, वो बिंदु पथ कहलाएगा। फिर तीसरा आ जाता है सरल रेखा। फिर हम रेखा पे बढ़ घुस जाएंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। उसके बाद में हम सरल रेखा निकाय पे पहुंच जाएंगे, एक से ज्यादा सरल रेखाओं का अध्ययन करना शुरू कर देंगे। सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में हम आगे पहुंचेंगे जिसमें होगा हमारा युग्म, रेखा युग्म। दो रेखाओं को एक साथ जोड़ के पढ़ना, रेखा युग्म, जिसे लाइन पेयर कहते हैं। दो रेखाओं को एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। दो रेखाएं जब एक साथ हो तो कैसे काम करती है। फिर करेंगे अक्षों में परिवर्तन। अगर हमारे एक्स एक्स और वाई एक्स अपनी जगह छोड़ दें, घूमने चले जाएं थोड़ी देर के लिए, हमारा मूल बिंदु शिमला चला जाए या किसी कोण पर घूम जाए, मतलब स्थानांतरण हो जाए या घूर्णन हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए या रोटेशन हो जाए, तो फिर इससे हमारे तंत्र पे कितना नुकसान पड़ेगा।
अगर मान लो हमारा मूल बिंदु जो है वो थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं चला जाए या फिर घूम जाए, तो उसके घूमने से या इधर उधर जाने से हमारे पूरे तंत्र पे क्या फर्क पड़ेगा वो पढ़ेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाएंगे व्रत के ऊपर। पहले पढ़ेंगे व्रत यानी सर्कल, फिर पढ़ेंगे 2 व्रत, 3 व्रत एक साथ काटें जिसे व्रत निकाय कहते हैं। सिस्टम ऑफ सर्कल, सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट आ जाएंगे शंको परिच्छेद पर। कॉनिक सेक्शन पर। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में जो हम पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। तो काफी लंबा रहता है ये, बहुत लंबा जाता है क्योंकि ढेर सारी चीजें हैं इसमें ढेर सारी चीजें, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। मैंने पहले बताया 2D ज्योमेट्री बहुत बड़ा है। जैसे समाकलन को आप देखिए, अच्छा खासा लेंदी है, तो वैसे ही समाकलन में कितने प्रकार होते हैं, ये प्रकार वो प्रकार वो प्रकार, और फिर भी खत्म नहीं होते। फिर भी यह है कि जितने पढ़ लिए बस पढ़ लिए, बाकी ऐसा नहीं कि और बचे नहीं है, बचे और भी हैं, लेकिन अब धाप गया, यहाँ धाप गया भाई, इतना ही पढ़िया आऊँ जैसी नहीं तो कोई बात को नहीं, क्योंकि और ज्यादा गहरा चला भी गया तो भी कोई गारंटी को नहीं कि सारा पढ़ ले, है ना, क्योंकि कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, कुछ का कुछ भी कर देते हैं वो लोग, तो वही प्रॉब्लम रहती है। तो सेम ये, बस ये बात फिक्स है कि जितने हम पढ़ेंगे उसमें पर्याप्त आ जाएगी। इसमें वो झंझट नहीं है कि कुछ भी बना देंगे, कुछ भी बना देने वाली जगह यहाँ नहीं है। यहाँ अगर टॉपिकों की गिनती ज्यादा है, 9 10 11 12, अगर आप इसको अलग अलग बांटे तो थोड़े ज्यादा टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन खत्म होता है ये टॉपिक। एक प्रैक्टिस करने के बाद में एक टाइम बाद आपको लगेगा हाँ लंबा था, लेंदी था, लेकिन सारे कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया, कुछ बचा नहीं है, यानी पेपर में सवाल आएगा तो मैं आराम से कर पाऊंगा। तो ये टॉपिक वो होते हैं, लेंदी है, लंबे है, लेकिन पूरा होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर देंगे कि हाँ मैंने कर लिया, पेपर में आएगा तो मैं कर लूंगा। तो ये उस टाइप की टॉपिक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, सुबह वाली आज क्लास नहीं हुई थी, सुबह वाली क्लास नहीं ली थी मैंने। आज एक्चुअली क्या तबीयत खराब थी, तो फिर मैंने सुबह वाली क्लास ले नहीं पाया। उठा तो मेरा सिर दर्द हो रहा था भयंकर वाला, तो फिर जैसे ही मैं आज लेट उठा, फिर उठा भी, फिर बाद में उठा नहीं गया। फिर लगभग 9 बजे के आसपास वापस उठने का प्रयास किया, दवाई ली और 10 बजे हाजिर हो गया। और कोई चिंता मत करिए, रात को ले लेंगे, पूरा दिन पड़ा है अपने पास, ठीक है ना, रात को ले लेंगे। आप लोग उनकी चिंता मत करो, ये मेरा काम है। वो काम थे कर शो तो फिर मैं बंद कर दूं, थे कर लो टेंशन, टॉपिका की टेंशन थे कर लो, या आ टेंशन मन करन दो। थे सारी पढ़ना की चिंता करो कि हमारा टॉपिक बाकी रहे है, माना पढ़ना है, रिवीजन करना है, आ चिंता थे करो तो ज्यादा बेहतर है। थे थाली चिंता करो, थे माली चिंता कर रहे हो, मैं क्या कर फिर, मैं बेरोजगार हो जैसी, है ना, तो मैं बेरोजगार हो जैसी, तो थे सिर्फ थाली चिंता करो, बस इतना है कि थे टाइम पर कर पा रहे हो कौन कर पा रहे हो, तो बिल्कुल ही चिंता ना करो। एकदम ये आंगलिया पर है मेरे के बाकी यार बाकी यार कत्तो कराणु यार के कराणु है, बी बात की टेंशन ते ना लो। और कैडी है तो कैडी है ही, के दी ना जी की तो के दी, बा फिर टड़ा कोई नहीं मार करने से, टड़ा तो देख लीजिए। तो थे ई बात की चिंता छोड़ दो, थे थाली बात की चिंता करो कि थार से टाइम पर होसी को नहीं होसी, माली चिंता ना करो। मैं 5 5 लेक्चर लगा देशू, मैं टाइम ने को नहीं आलन दू, है ना, इसलिए थे आ चिंता ना करो, थे खाली बस बत्ती चिंता करो। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर मिलते हैं।